ओके, ये लेक्चर बेटे पीछे वाले लेक्चर से ही लिंक्ड है, जो आप लोगों ने देख रहे थे कि एनिमल्स किस तरह से अपनी हीट को रेगुलेट करवाते हैं एनवायरनमेंट के साथ। उसमें से आपने 2 अडेप्टेशंस पढ़ ली थी, स्ट्रक्चरल एंड फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस। अभी हमने 3rd अडेप्टेशन पढ़नी है, वो बिहेवियर किस तरह से चेंज करते हैं, बिहेवियर चेंज क्यों करवाना है, सो डैट वो अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रख सके। ठीक है, सो बिहेवियर अडेप्टेशन के अंदर 2 तरह की अडेप्टेशन एनिमल्स जो हैं अपने बिहेवियर के अंदर चेंज करते हैं। तो फर्स्ट जो बिहेवियर वो शो करते हैं वो है माइग्रेशन। एंड सेकेंड जो एनिमल्स अपने बिहेवियर में चेंज शो करेंगे वो है पोस्चर एडजस्टमेंट। तो माइग्रेशन एंड पोस्चर एडजस्टमेंट ये दोनों वो क्यों शो कर रहे हैं, सो डैट वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करवा सकें किसी भी चेंजिंग एनवायरनमेंट के अंदर। ओके, माइग्रेशन माइग्रेट करने से है, और माइग्रेट मीन्स कि मूव करना किसी भी चीज़ का। तो माइग्रेशन में आप लोग सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन बताओगे, और डेफिनेशन में क्या लिखोगे कि मूविंग ऑफ एन एनिमल टू एन एनवायरनमेंट वेयर हीट एक्सचेंज बिटवीन दिस ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट इज मिनिमल। ठीक है, सो यहाँ पे भी आप माइग्रेशन माइग्रेट करने से ले रहे हो। माइग्रेशन माइग्रेट करने से इट मीन्स कि ये मूवमेंट है किसी भी एनिमल की किसी भी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे वो मिनिमम हीट लॉस करवाएगा। ठीक है, मूवमेंट है किसी भी इन्वायरमेंट में जहाँ पे कम हीट लॉस होगा। माइग्रेशन की डेफिनेशन बताने के बाद आप लोगों ने इसकी एग्जांपल कोट कर देनी है। जिस तरह से ग्राउंड स्क्विरल्स जो होती हैं वो बरोज के अंदर मूव कर जाती हैं समर के सीजन में। 2 एग्जांपल्स गिवन है आपकी बुक में, समर की एंड विंटर की। समर में ग्राउंड स्क्विरल्स की गिवन है कि जो ग्राउंड स्क्विरल्स हैं वो खुद को हाई टेम्परेचर से बचाने के लिए, हाई हीट से बचाने के लिए बरोज के अंदर मूव कर जाएंगी। बरोज अंडरग्राउंड उन्होंने कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स बनाए होते हैं जहाँ पे टेम्परेचर कम होता है, और ये कम टेम्परेचर समर के अंदर सर्वाइव करने में ग्राउंड स्क्विरल्स को हेल्प आउट करता है। ओके, ग्राउंड स्क्विरल्स कहाँ मूव कर रही हैं, बरोज में। बरोज अंडरग्राउंड हाउस लाइक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स उन्होंने बनाए होते हैं जहाँ पे ये रहती हैं गर्मियों में। विंटर में एग्जांपल जो आप कोट करोगे वो है लिजर्ड बास की। लिजर्ड बास्क मीन्स कि कुछ लिजर्ड्स को आपने देखा होगा कि जब विंटर में सनलाइट के नीचे धूप में लेटी होती हैं या बैठी होती हैं, तो बेसिकली वो जो लिजर्ड्स हैं वो धूप में क्यों बैठी होती हैं, सो डैट जो सनलाइट है उसकी जो एनर्जी है वो उनकी बॉडी के अंदर जा सके और मैक्सिमम एनर्जी जो है वो सनलाइट से ले सकें, और विंटर के अकॉर्डिंग जो विंटर में टेम्परेचर लो होता है उसमें वो अपने टेम्परेचर को लॉस ना होने दें। ठीक है, सो यहाँ पे लिजर्ड बास्क मीन्स कि जो लिजर्ड विंटर के अंदर सनलाइट में बैठ के एनर्जी गेन कर रही होती है वो विंटर के अंदर अपने टेम्परेचर को बेसिकली मेंटेन करने के लिए कर रही होती है। और ग्राउंड स्क्विरल्स जो है ये बरोज में क्यों मूव कर रही हैं समर में, सो डैट हाई टेम्परेचर इनकी बॉडी को अफेक्ट ना करे, वो भी टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए कर रही हैं। सो ये माइग्रेशन 2 एग्जांपल्स आपने कोट करनी है, पहले आपने डेफिनेशन दे देनी है, और ये माइग्रेशन शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। जितनी भी अडेप्टेशंस आपने पढ़ी हैं ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकती हैं। ओके, सो पोस्चर एडजस्टमेंट अगर आप अपने ही बॉडी को नोट करें तो जब सर्दियां होती हैं आप बिल्कुल बाजुओं को अपने बॉडी के साथ लगा के खड़े होते हैं, या आपकी ट्राई होती है कि आपका जो पोस्चर है वो कम से कम ओपन हो, तो आप कॉन्स्ट्रिक्टेड फॉर्म में रहते हो। बाजुओं को भी ऐसे किया होता है, सारी चीज़ों को आपने अपनी बॉडी के साथ साथ लगाया होता है। तो पोस्चर एडजस्टमेंट में जो अगर आप नोट करें किसी भी विंटर के सीज़न में या समर के सीज़न में, तो विंटर में हम अपनी बॉडी को श्रिंक करवा रहे होते हैं।
श्रिंक मीन्स कि हम अपनी बॉडी का जो पोस्चर है उसे कम से कम बाहर वाले इन्वायरमेंट में एक्सपोज कर रहे होते हैं। वही बात जो हमने पहले वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन में की थी। वेजोडाइलेशन में हमने ब्लड वेसल्स का डायमीटर ज़्यादा करवा दिया था, उसका डायमीटर ज़्यादा होने की वजह से मैक्सिमम हीट लॉस हुआ था वहाँ पे। वाइल इन केस ऑफ वेजो कंस्ट्रिक्शन में हमने ब्लड वेसल्स का जो डायमीटर है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करवाया था और कॉन्स्ट्रिक्शन करवाने की वजह से वहाँ पे मिनिमम हीट लॉस हो रहा था। ठीक है, अगर डायमीटर ज़्यादा है तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी गर्म पानी है आपके पास और आपने कोई छोटा पॉट लिया है, इस तरह का पॉट है जिसकी ओपनिंग बहुत छोटी है, तो जो पानी एक जितनी ही है क्वांटिटी, लेकिन आपने एक छोटे पॉट में डाला है और एक आपने इस तरह का बड़ा पॉट ले लिया है, तो वो पानी जो आपने बड़े पॉट में डाला होगा वो जल्दी ठंडा हो जाता है, वाइल जो आपने छोटे पॉट में डाला होता है वो कम जल्दी होता है। इसकी रीज़न क्या होती है कि ज़्यादा सरफेस एरिया होने की वजह से ज़्यादा हीट यहाँ से लॉस हो जाती है, ज़्यादा मॉलिक्यूल्स को जगह मिलती है कि वो यहाँ से इस्केप कर सके। यहाँ पे कम एरिया है, कम जगह मिल रही है किसी भी मॉलिक्यूल को इस्केप करने के लिए, इसलिए यहाँ पे हीट लॉस जो है वो स्लो हो रहा होता है एज कम्पेयर टू लार्ज सरफेस एरिया। यही बात आप लोगों ने वेजोडाइलेशन और वेजो कंस्ट्रिक्शन में पढ़ी थी कि वो ब्लड वेसल्स जो कि स्किन के अंदर होती हैं उसे अगर डायलेट करवा दिया जाएगा तो वहाँ से हीट जो है बॉडी की बाहर चली जाएगी, अगर कॉन्स्ट्रिक्ट करवा दिया जाएगा तो हीट लॉस तो होगा लेकिन कम होगा एज कम्पेयर टू वेजोडाइलेशन। ये बेटे आप लोगों ने फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन के अंदर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ओके, सो यहाँ पे वही चीज़ है कि जितना आपका पोस्चर बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ एक्सपोज होगा, इट मीन्स कि ज़्यादा सरफेस एरिया मिलेगा हीट को निकलने के लिए बॉडी से। तो आप सर्दियों के अंदर हीट को बॉडी से बाहर नहीं निकालना चाहते, आप अपने पोस्चर को श्रिंक करवा लेते हैं इन विंटर, और समर में आप क्या करते हैं कि आप बिल्कुल बाजुओं को और टांगों को थोड़ा सा ओपन पोस्चर्स में रखते हैं। ओपन पोस्चर में क्यों रखते हैं? सो डैट आपके हर एक जो बॉडी की सरफेस है वो बाहर वाले इन्वायरमेंट के साथ कांटेक्ट में आ सके, और कांटेक्ट में क्यों लेके आनी होती है? सो डैट वहाँ से हीट लॉस मैक्सिमम हो सके, बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर गर्मियों में पहले ही बहुत ज़्यादा हो गया होता है। सो विंटर में बॉडी का पोस्चर श्रिंक करवाया जाता है सो डैट सरफेस एरिया कम हो। सरफेस एरिया कम होने की वजह से हीट लॉस कम होगा। इन केस ऑफ समर बॉडी का जो पोस्चर है उसे ओपन रखा जाता है या फिर श्रिंक नहीं करवाया जाता। इसकी रीज़न क्या होती है कि सरफेस एरिया मैक्सिमम एक्सपोज हो इन्वायरमेंट के साथ, और इसके साथ साथ जो हीट लॉस है वो भी मैक्सिमम हो सके, बिकॉज समर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है। सो ये कुछ अडेप्टेशंस 3 अडेप्टेशंस, 2 आपने पहले लेक्चर में पढ़ी और एक आपकी अडेप्टेशन। ये तीनों अडेप्टेशंस आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू मैमल्स में स्टडी करेंगे, और मैमल्स में हम ह्यूमंस की एग्जांपल लेंगे। मैमल्स में सारे मैमल्स को जनरल भी देखेंगे और ह्यूमंस की भी एग्जांपल लेंगे। ठीक है, सो ये अडेप्टेशंस आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन के लिए करनी है। तो ये तीनों अडेप्टेशंस को अब हम एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं, और मैमल्स की एग्जांपल हम इसमें लेंगे। एनिमल्स के अंदर आपको पता है कि वर्टेब्रेट्स और इनवर्टेब्रेट्स सारे आते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल लेनी है वो एग्जांपल मैमल्स की लेंगे। सो थर्मोरेगुलेशन मैमल्स के एग्जांपल्स के थ्रू एक्सप्लेन कर लेते हैं, और मैमल्स जितने भी हैं वो सब के सब एंडोथर्मिक होते हैं। एंडोथर्मिक आपको पता है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो कि अपनी बॉडी का टेम्परेचर फ्लक्चुएट नहीं करवाते, चेंज नहीं करवाते, बल्कि वो रेगुलेट करेंगे और अपना एक ऑप्टिमम टेम्परेचर जो उनका है उसे मेंटेन रखेंगे। सो थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स स्टडी करने के लिए फिर आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स आर एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक मीन्स कि इनके बॉडी का टेम्परेचर जो है वो रेगुलेट होगा, वो फ्लक्चुएट नहीं होता। सो एंडोथर्मिक मैमल्स अगर ये अपनी बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट कर रहे हैं तो किस तरह से करते हैं वो हम देखेंगे इस टॉपिक के अंदर। लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो एंडोथर्मिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं या मैमल्स, इसकी हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर बेसिकली जो मेटाबॉलिक
हीट होती है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड कर रही होती है, ठीक है। सो एंडोथर्मिक जितने भी हैं इनको मेटाबॉलिक हीट एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो इट मीन्स कि ये इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे अपनी कोई भी एक्टिविटी करने के लिए। पीछे आपने डेफिनेशन में ये डिटेल के साथ पढ़ा था कि जो एंडोथर्मिक हैं ये मेटाबॉलिक प्रोसेस के थ्रू अपनी हीट लेते हैं और अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करवाते हैं। सो जितने भी एंडोथर्मिक हैं वो मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करेंगे और मेटाबॉलिक हीट के ऊपर डिपेंड करने की वजह से ये जो बाहर वाला इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करते। तो उसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे तो इट मीन्स कि ये किसी भी तरह के इन्वायरमेंट में फिर सर्वाइव कर सकते हैं। तो एंडोथर्मिक जिसकी एग्जांपल आप मैमल्स की पढ़ रहे हो तो आप कह सकते हैं कि बाहर चाहे कोल्ड इन्वायरमेंट है, चाहे हॉट इन्वायरमेंट है, वार्म इन्वायरमेंट है समर का या विंटर का, तो जो एंडोथर्मिक मैमल्स हैं ये सक्सेसफुली सर्वाइव कर सकते हैं बिकॉज ये बाहर के कोल्ड इन्वायरमेंट पे या वार्म इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ के लिए, बिकॉज ये अपनी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस करवाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को करवाएंगे। सो जो एंडोथर्मिक हैं फिर आप कह सकते हो कि ये कोल्ड एंड वार्म दोनों तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। कोल्ड एंड वार्म दोनों तरह के इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर रहे हैं बिकॉज ये बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करते, ये अपनी मेटाबॉलिज्म के थ्रू हीट प्रोड्यूस करवाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करेंगे। सो इनकी इस नेचर की वजह से आप कहते हो कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी वैरायटी बहुत ज़्यादा है, डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है और वो डाइवर्सिफाइड रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी ज़्यादा है, डाइवर्सिटी सारे मैमल्स की क्यों ज़्यादा है, बिकॉज वो बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, वो अपनी हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं अपनी एक्टिविटीज़ करने के लिए, और डाइवर्सिटी होने की वजह से वो डाइवर्सिफाइड रीजन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। डाइवर्सिफाइड रीजन्स मीन्स कि मैमल्स जो हैं वो ड्राई लैंड के अंदर भी हैं, मैमल्स वाटर के अंदर भी हैं, मैमल्स जो हैं वो किसी ऐसे इन्वायरमेंट में जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी कम है या ज़्यादा है वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। सो डाइवर्सिटी ज़्यादा है और ये डाइवर्सिफाइड रीजन्स के अंदर ऑब्जर्व किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं, बिकॉज ये बाहर के इन्वायरमेंट के ऊपर अपनी हीट के लिए या अपनी एक्टिविटीज़ के लिए डिपेंड नहीं करते। ओके, सो एंडोथर्मिक में फिर आप लोगों ने ये इंट्रोडक्शन के अंदर चीज़ें बतानी है। अब हम देख लेते हैं कि जितने भी ये तो आपने बताया एंडोथर्मिक के अंदर कि वो अपनी मेटाबॉलिक हीट प्रोड्यूस करवाएंगे और अपनी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करेंगे, बाहर के कोल्ड या वार्म इन्वायरमेंट का उनके ऊपर असर नहीं होता बिकॉज वो अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं, उसे रेगुलेट करते हैं और कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, इसलिए वो किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। ओके, फिर अब आप इस टॉपिक के अंदर देखोगे कि अगर जो मैमल्स हैं वो अपनी हीट प्रोड्यूस करवा रहे हैं और किसी भी तरह के इन्वायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं, चाहे वो ठंडा है या गर्म है, तो कौन कौन सी चेंजेस वो किस तरह से अपनी हीट को प्रोड्यूस करवाते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह के मैकेनिज्म को यूज़ करते हुए या अडेप्टेशंस को यूज़ करते हुए मैमल्स अपनी हीट को प्रोड्यूस करवाएंगे और एंडोथर्मिक बिहेवियर को मेंटेन रखेंगे। तो फर्स्ट अडेप्टेशंस जो कि मैमल्स ने एंडोथर्मिक बिहेवियर को रेगुलेट करवाने के लिए, मेंटेन करवाने के लिए रखी हुई है, वो है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मीन्स के हीट प्रोडक्शन एंड शिवरिंग मीन्स शिवर करना। शिवर आप उर्दू में कांपने को कहते हो, जिस तरह से सर्दियों में अगर आप देखें तो आपकी बॉडी जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो कांपना शुरू कर देती है। ओके, शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन्स के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की वजह से जो हीट प्रोडक्शन हो रही है। हम बेसिकली कौन सी अडेप्टेशंस देखने लगे हैं कि कोई भी मैमल्स अगर हम कह रहे हैं कि अपनी मेटाबॉलिक हीट को ही यूज़ करते हैं अपना टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, तो उनके अंदर कौन कौन सी ऐसी चेंजेस हैं, कौन कौन
सी ऐसी उन्होंने अडेप्टेशंस की हैं अपने अंदर जो यूज़ कर रहे हैं अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करवाने के लिए। तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग मीन्स कि यहाँ पे वो बॉडी के मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से कोई भी एनर्जी की प्रोडक्शन करवाएंगे। ओके, सो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस फर्स्ट अडेप्टेशंस है और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में बेसिकली जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। आप लोग जब मसल्स का टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 16 में, तो तब आप पढ़ोगे कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए एटीपी रिक्वायर्ड होते हैं। तो जितने ज़्यादा मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होगी, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से मूव करते हैं। वो जो आप शिवर कर रहे होते हैं सर्दियों में, बेसिकली आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर रहे होते हैं और इनकी मूवमेंट के लिए इसकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन को आप मसल मूवमेंट कह देते हो और इसकी मूवमेंट के लिए एटीपी ब्रेक डाउन हो रहे होते हैं। जितना ज़्यादा मसल्स मूव करेंगे उतने ज़्यादा एटीपीज ब्रेक डाउन होंगे और जितने ज़्यादा एटीपीज ब्रेक डाउन होंगे आपको पता है उतनी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो अगर मैमल्स की बॉडी के अंदर हीट की डेफिशिएंसी हो गई है, टेम्परेचर कम हो गया है, तो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे कि अपने मसल्स को मूव करवाएंगे अगेन एंड अगेन और मसल्स को मूव करवाने के लिए हीट रिक्वायर्ड होगी और ये हीट एटीपी रिक्वायर्ड होंगे और ये एटीपी जब ब्रेक डाउन होंगे तो बॉडी को हीट अप कर देंगे, बॉडी की टेम्परेचर को ज़्यादा करवा देंगे। ओके, ये तो शिवरिंग थर्मोजेनेसिस था। सेकेंड थर्मोजेनेसिस का जो प्रोसेस हम पढ़ेंगे और मैमल्स जो हैं वो यूज़ करते हैं अपनी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, वो है नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ओके, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन्स के इसके अंदर भी हीट की प्रोडक्शन है। थर्मोजेनेसिस मीन्स के हीट की प्रोडक्शन। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन्स के यहाँ पे मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के करवाए बगैर, मीन्स के मसल्स की मूवमेंट करवाए बगैर हमने यहाँ पे हीट की प्रोडक्शन करवानी है। और मसल्स की मूवमेंट करवाए बगैर हम हीट की प्रोडक्शन किस तरह से करवाएंगे ये हम नर्वस कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। एक हार्मोन बेटे हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, थायराइड हार्मोन। ये थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवाता है जो कि मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा करवाएगा और आपकी एटीपी की प्रोडक्शन को ज़्यादा करवाएगा, आपकी बॉडी को हीट अप करवाएगा। ठीक है, सो थायराइड हार्मोन हम चैप्टर नंबर 17 में ही डिटेल के साथ वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको नेम याद करना है कि नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस मीन्स कि मसल्स की मूवमेंट के बगैर अगर हीट प्रोड्यूस हो रही है तो किस तरह से हो रही है और वो कौन प्रोड्यूस करवा रहा है, हार्मोन्स प्रोड्यूस करवा रहे हैं। कौन सा हार्मोन, थायराइड हार्मोन, और थायरोक्सिन प्रोड्यूस करवाएगा और बॉडी का जो एनर्जी का लेवल है वो ज़्यादा करवाएगा। ये किस तरह से करवाता है वो हम चैप्टर नंबर 17 में देखेंगे। आपको यहाँ पे उसकी रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे इसका नेम कोड करना है। सेकेंड तो नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस हो गया। थर्ड जो कि मैमल्स प्रोसेस यूज़ करते हैं अपनी बॉडी को हीट अप करने के लिए, अपनी बॉडी का जो एनर्जी का लेवल है उसको ज़्यादा करने के लिए, वो है ब्राउन फैट। ओके, ब्राउन फैट ही टर्म हमने क्यों यूज़ की है? जो रेगुलर हम वाइट फैट या फिर येलो फैट देखते हैं वो ही टर्म क्यों यूज़ नहीं की? ब्राउन फैट एज कम्पेयर टू वाइट एंड येलो फैट आपको ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करती है और उसकी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने की रीज़न क्या है? रीजंस बेटे आपकी बुक में इस टॉपिक के अंदर नहीं है, लेकिन बिकॉज यहाँ पे यूज़ किए हुए हैं, जस्ट रीज़न मैं खुद बता रही हूँ आपको। आपने जस्ट जितना बुक में है उतना ही याद करना है, ठीक है? लेकिन रीज़न जस्ट आपके कॉन्सेप्ट के लिए मैं बता रही हूँ। ब्राउन फैट अगर आप कह रहे हो कि एज कम्पेयर टू येलो एंड वाइट फैट ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, तो इसकी रीज़न क्या है कि जो ब्राउन फैट है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया आप लोगों ने चैप्टर नंबर 4 FSC पार्ट 1 में पढ़ा हुआ है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का नंबर ज़्यादा है, इट मीन्स कि इसके अंदर ATP की प्रोडक्शन ज़्यादा हो रही है।
बिकॉज इसके अंदर सेलुलर रेस्पिरेशन होती है, एटीपी की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो एनर्जी भी ज़्यादा सेंथिसाइज होती है। ठीक है, सो माइटोकॉन्ड्रिया के साथ साथ ब्राउन फैट के अंदर एक और चीज़ जो ज़्यादा होती है वो ब्लड वेसल्स की सप्लाई भी ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू वाइट एंड येलो फैट। तो ये दोनों चीज़ें ब्राउन फैट को ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर रही हैं। ब्लड वेसल्स की सप्लाई ज़्यादा है, इट मीन्स के ज़्यादा ब्लड इसकी तरफ न्यूट्रिएंट्स को लेके आएगा। अगर ब्लड वेसल्स की सप्लाई किसी भी एरिया में कम होती है, इट मीन्स के न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई जो है वो कम हो जाती है। ओके, सो ब्राउन फैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड ब्लड वेसल्स की सप्लाई के थ्रू किसी भी बॉडी को हीट अप कर रहे हैं या एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने सबसे पहला शिवरिंग थर्मोजेनेसिस पढ़ा, फिर नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस एंड दिस वन इज फॉर ब्राउन फैट। ये रीजन बुक में नहीं है, जस्ट आपको ये याद रखना है कि जो ब्राउन फैट है ये रैपिड हीट प्रोडक्शन करवाती है। और इसके अलावा एक टर्म यहाँ पे यूज़ की हुई है बुक में, एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यूज़ की टर्म आप सबको पता है कि सेल्स का ग्रुप है जो कि सिमिलर काम कर रहा होता है। हमने एडिपोज टिश्यू टर्म यूज़ की है, तो एडिपोज टिश्यूज़ क्या काम करवा रहे होंगे, वो टिश्यूज़ या वो सेल्स का ग्रुप जो कि फैट को स्टोर करवा रहा होता है। ठीक है, टिश्यूज़ आपको पता है सेल्स का वो ग्रुप जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, और यहाँ पे सेल्स का ग्रुप क्या काम कर रहा है, फैट को स्टोर करवाता है, जिसे आप एडिपोज टिश्यू कहते हो। ओके, सो रीजंस नहीं है बुक में, जस्ट आपका जितना बुक में गिवन है वही आपने याद करना है, लेकिन ये हेडिंग्स बेटे आपने मार्कर के साथ लिखनी है और नीचे उनकी थ्योरी भी बतानी है जितनी जितनी बुक में गिवन है। ओके, लास्ट जो अडेप्टेशन या चेंजेस मैमल्स अपनी हीट की प्रोडक्शन के लिए करते हैं वो है इवेपोरेटिव कूलिंग। ओके, इससे पहले जो आप लोगों ने शिवरिंग, नॉन शिवरिंग एंड ब्राउन फैट की पढ़ी हैं, ये तीनों टर्म्स विंटर के सीजन में यूज़ की जाती हैं। ठीक है, बिकॉज ये तीनों बॉडी का टेम्परेचर हाई करवा रही हैं, ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करवाती हैं, तो इसलिए आप कहते हो कि ये तीनों टर्म्स विंटर में यूज़ की जाती हैं। वाइल जो इवेपोरेटिव कूलिंग है मेरे बेटे, काफ़ी दफ़ा मैं आपको इसकी डेफिनेशन और इसकी एक्सप्लेनेशन बता चुकी हूँ, आई होप कि क्लियर हो गई होगी। अगर आपको फिर भी अभी तक कोई कन्फ्यूजन है कि इवेपोरेशन किस तरह से कूलिंग इफेक्ट काज करवाती है तो आप मुझे बता दें वीडियो के नीचे कमेंट करके, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी। ठीक है, लेकिन आई थिंक काफ़ी दफ़ा हम बात कर चुके हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स को अब तक ये क्लियर हो गया होगा। सो इवेपोरेटिव कूलिंग भी कब करवाई जाएगी, बिकॉज इसमें बॉडी का टेम्परेचर लो होता है, और लो आपने कब करवाना होता है, समर में या विंटर में। ऑब्वियसली हमने समर के अंदर बॉडी का टेम्परेचर लो करवाना है, क्योंकि ज़्यादा हीट हमारी बॉडी के अंदर आ गई है और उस ज़्यादा हीट को हमने बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो पहले वाले तीनों फिर कब हो रहे होते हैं, विंटर में, और लास्ट वन समर में। प्लांट्स एनिमल्स, हम यहाँ पे मैमल्स के एग्जांपल पढ़ रहे हैं, तो मैमल्स के अंदर समर के अंदर ये इवेपोरेटिव कूलिंग करवाई जाती है। ओके, अब आपने देखना है कि ये चीज़ें आई होप बेटे क्लियर हो गई होंगी। अब हमने देखना है कि कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर, अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो आपने लिखना भी सेपरेटली है। तो कोल्ड टेम्परेचर और वार्म टेम्परेचर के अंदर ये चारों किस तरह से मैमल्स को हेल्प आउट कर रहे हैं। तो कुछ चीज़ें तो हमने पहले एक्सप्लेन कर ली हैं, तो जस्ट जो चीज़ें रह गई हैं, कुछ MCQs हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन डिटेल के साथ काफ़ी चीज़ें हमने बात की हैं, वो दोबारा मैं नहीं बताऊँगी। सो अगर हम देखेंगे मैमल्स जो कि ड्राई लैंड के ऊपर रह रहे हैं और जो मैरिन वाटर के अंदर रहते हैं, कोल्ड टेम्परेचर में उन्होंने खुद को किस तरह से थर्मोरेगुलेट करना होता है। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो कोल्ड टेम्परेचर है, अगर लैंड पे रहने वाले मैमल्स हैं तो वो किस तरह से खुद को थर्मोरेगुलेट करवाते हैं। ओके, जो लैंड पे रह रहे होते हैं, सबसे फर्स्ट जो अडेप्टेशन पैटर्न उन्होंने की हुई है कि उनकी बॉडी के अंदर एक सबडर्मल फैट की लेयर है। ये हम लोग जब हमने एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन स्टार्ट की थी तब बेटे मैंने आपको बताया था कि जो फैट की लेयर है, अगर आपने वो वीडियोस अब तक नहीं देखी तो वो वीडियोस देख लें पहले एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन की, फिर आप मैमल्स की एग्जांपल पढ़ें, बिकॉज इसमें वही चीज़ें सारी समरी की फॉर्म में बताई हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पे डिटेल दोबारा नहीं बताऊँगी।
जितने भी लैंड पे रहने वाले हैं, यहाँ पे जस्ट मैं नेम्स बता दी हूँ। एक्सप्लेनेशन अगर आप देखना चाहते हैं तो एनिमल्स की थर्मोरेगुलेशन का जो इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर था वो बेटे आप दोबारा से वीडियो ओपन करके देख सकते हैं। लैंड पे रहने वाले मैमल्स जो हैं वो एक तो उन्होंने अपनी बॉडी के अंदर सबडर्मल फैट की लेयर है, ये फैट लेयर एज ए इंसुलेटर वर्क करती है और हीट को पास नहीं होने देती बॉडी से बाहर या फिर बॉडी के अंदर कोई भी एक्सचेंज यहाँ पे पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा जो कोल्ड टेम्परेचर की वजह से लैंड पे रहने वाले मैमल्स ने खुद के अंदर अडेप्टेशन की है, उस अडेप्टेशन में से सेकंड वन इज कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। और कहाँ पे करवाते हैं? स्किन की ब्लड वेसल्स के अंदर। और इसका पर्पस क्या होता है कि वहाँ पे कम से कम ब्लड फ्लो हो, और कम से कम ब्लड फ्लो होने की वजह से वहाँ पे मिनिमम हीट का लॉस हो। वेजो कंस्ट्रिक्शन करवाएंगे। ठीक है, ये कोल्ड टेम्परेचर का आप देख रहे हो कि लैंड पे रहने वाले मैमल्स ने कौन कौन सी अडेप्टेशंस की हुई हैं। ओके, इसके अलावा जो मैंने एक फर का आपको बताया था, फर या फिर पीलेज आप कह सकते हो, कि जितने भी मैमल्स हैं उनकी जो बॉडी के ऊपर हेयर की या फर की कवरिंग है। तो मैंने हेयर की एग्जांपल दी थी कि वो हेयर को ऊपर उठा लेते हैं मसल्स की मूवमेंट की वजह से, और मसल्स की मूवमेंट की वजह से जो हेयर इस तरह से ऊपर उठे होते हैं सर्दियों में, उनके दरमियान क्या चीज़ इंट्रैप की होती है? स्टील एयर को इंट्रैप किया होता है। स्टील एयर क्यों बोला है? बिकॉज ये एयर मूव नहीं कर रही होती, इसके मॉलिक्यूल्स यहाँ पे इंट्रैप हो चुके होते हैं, फंस चुके होते हैं। और ये जो इंट्रैप मॉलिक्यूल्स हैं ये एज अ इंसुलेटर वर्क करेंगे। ठीक है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ी है, सो हम डिटेल नहीं पढ़े। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप दोबारा से वो पूछ सकती हैं, लेकिन हम पहले इसके बारे में बात कर चुके हैं। ठीक है, ये जो स्टील एयर है जो कि फर के या फिर हेयर के दरमियान इंट्रैप हुई है, ये एज ए इंसुलेटर वर्क करेगी और हीट को एक्सचेंज नहीं होने देगी। ओके, जो मैरीन मैमल्स हैं ये तो हमने लैंड पे रहने वाले मैमल्स का देखा। अगर हम मैरीन मैमल्स की बात करें तो मैरीन मैमल्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन गिवन है, और शॉर्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज ब्लबर। ब्लबर एक बेटे थिक फैट की लेयर है और ये थिक फैट की लेयर एज अ इंसुलेटर वर्क करती है। आल्दो हमने पहले लैंड के केस में भी जो लैंड पे रहने वाले मैमल्स हैं वहाँ पे भी पढ़ा कि एक सबडर्मल फैटी लेयर है, लेकिन वो फैटी लेयर बहुत थिन सी होती है, बारीक सी होती है। यहाँ पे ये जो थिक फैट लेयर है जिसे आपने ब्लबर बोला है, मैरीन मैमल्स के केस में, मैरीन मीन्स के ऐसे मैमल्स जो कि ऐसे वाटर के अंदर रहते हैं जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक जो फैट की लेयर है, फॉर एग्जांपल ये एपिडर्मल लेयर है और ये उसके नीचे वाले बाकी सारे सेल्स हैं, ये सबसे थिक जो लेयर आपको यहाँ पे नज़र आ रही होती है ये फैट की लेयर होती है। और फैट्स आपको पता है एज इंसुलेटर वर्क करेंगे, तो इतनी मोटी अगर यहाँ पे फैट की लेयर आ जाएगी तो जितनी भी हीट इनकी बॉडी के अंदर है वो बॉडी के अंदर ही रहेगी, जिन्होंने मेटाबॉलिज्म के थ्रू प्रोड्यूस की थी, और बाहर की जो कम हीट है वहाँ पे कम हीट जो है वो इनसाइड फ्लो नहीं कर सकेगी। ठीक हो गया। यहाँ पे एक थिक फैट की लेयर जो कि मैरीन मैमल्स के केस में है उसे आपने ब्लबर बोला, और ये कोल्ड टेम्परेचर में रहने वाले मैमल्स का टेम्परेचर रेगुलेट करवा रही होती है। ओके, इसी तरह से एक एग्जांपल हम वार्म टेम्परेचर की देख लेते हैं कि कौन कौन से रेगुलेटरी मैकेनिज्म्स मैमल्स ने वार्म टेम्परेचर के केस में किए हुए हैं। ये भी आपने कोल्ड टेम्परेचर पढ़ा। अगेन मैं आपको बता दूं कि ये टर्म्स बेटे हमने थर्मोरेगुलेशन जब एनिमल्स का स्टार्ट किया था तो वहाँ पे डिटेल के साथ पढ़ी थी। अगर आपने वो लेक्चर नहीं सुना तो आप दोबारा से वो वीडियो ऑन करके देख सकते हैं। ओके, वार्म टेम्परेचर के अंदर कौन कौन सी अडेप्टेशंस हैं, इसी तरह से हम लैंड और जो मैरीन हैं दोनों को स्टडी करेंगे। तो जो मैरीन में रहने वाले हैं वो वेजोडाइलेशन करवाएंगे, और वेजोडाइलेशन आपको पहले ही पता है कि कौन से ब्लड वेसल्स की, जो कि बाहरी वाली
सरफेस पे होंगी, जो एयर के साथ या वाटर के साथ कांटेक्ट में होंगी, तो वैसोडाइलेशन करवाने से क्या होगा कि मैक्सिमम ब्लड फ्लो होगा और मैक्सिमम ब्लड फ्लो होने की वजह से मैक्सिमम हीट लॉस हो सकेगा। यहाँ पे हमने वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाई थी बिकॉज वहाँ पे हम मिनिमम फ्लो करवाना चाह रहे थे सो डैट मिनिमम हीट लॉस हो। ओके, मैरिन के पास जो सेकेंड एग्जाम्पल है वो है लैंड मैमल्स की, और उसके केस में अगर हम देखें तो हम ये सारी टर्म्स पहले पढ़ चुके हैं। मैं यहाँ पे नेम्स जस्ट लिख रही हूँ, अगर आपने इनके मीनिंग्स देखने हैं तो आप इनका इंट्रोडक्शन दोबारा से ओपन करके देख सकते हो। ठीक है, सो स्वेट ग्लैंड्स, पैंटिंग एंड यस, ये दोनों। ठीक है, सो टेरेस्ट्रियल वाले जितने भी हैं उन्होंने इवेपोरेटिव कूलिंग करवानी है, वेपर्स को रिमूव करवाना है बॉडी से बाहर, और किसी भी हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स को रिमूव करवाने के बाद अपनी बॉडी का टेम्परेचर लो करवाना है। तो इसके लिए उन्होंने स्वेटिंग का प्रोसेस और पैंटिंग का प्रोसेस अडैप्ट किया हुआ है। स्वेटिंग के प्रोसेस में स्वेट ग्लैंड्स के थ्रू प्रोड्यूस होगा जो स्किन के थ्रू है, और पैंटिंग का प्रोसेस मैंने आपको पहले बताया कि पैंटिंग में भी वेपर्स को लॉस करवाया जाता है, इवेपोरेशन होती है, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल्स बॉडी से बाहर रिमूव आउट हो जाते हैं। लेकिन ये जो पैंटिंग का प्रोसेस है ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के थ्रू होता है। इसकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको दी थी कि जिस तरह से अगर आप समर में देखो तो कुछ जो डॉग्स होते हैं वो शेड के नीचे बैठ के तेजी से सांस ले रहे होते हैं, बहुत शैलो सांस ले रहे होते हैं, डीप सांस नहीं लेते, और शैलो ब्रीदिंग के साथ साथ उनके माउथ ओपन होता है, और ओपन माउथ से स्लाइवा जो कि टंग के थ्रू बाहर निकल रहा होता है, और स्लाइवा एक वाटरी सिक्रीशन होती है, और ये वाटरी सिक्रीशन जो बॉडी से बाहर निकल रही है बेसिकली वो वेपर्स का लॉस करवा रहे हैं सो डैट वो अपनी रिमेनिंग बॉडी के मॉलिक्यूल्स की एनर्जी को लो करवा सके। ओके जी बेटे, सो ये आपका थर्मो रेगुलेशन था मैमल्स में। आई होप कि आपको ये एनिमल्स की थर्मो रेगुलेशन क्लियर हो गई होगी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे बेटे तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम देखेंगे कि एक लास्ट टॉपिक आपका रह गया इस चैप्टर में से थर्मोस्टेट का और एक पायरेक्सिया का। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।